हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे हमारा जो 2019 का सीटेट का पेपर है उसका पेपर नंबर 2 करेंगे। पेपर 1 पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2019 वाला। आज हम करेंगे पेपर 2। इसमें हम सबसे पहले करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 2019 का पेपर फर्स्ट देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने ईवीएस के भी करवा दिए 30 क्वेश्चन, आपको हिंदी के भी करवाए हैं और सीडीपी भी करवा दी है। ठीक है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है। कि नूर नाम की कोई लड़की है, वो विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है। यह कहते हुए तान्या तान्या जो उसकी फ्रेंड है से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा का मतलब हो गया कि बांटना पड़ेगा। साझा क्या हो गया कि आज तुम्हें लंच मेरे साथ बांटना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने आपको अपना लंच शेयर करवाया था। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसा जो लॉरेंस कोलबर्ग की जो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ऐसा कौन सी जो उसने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। यानी लॉरेंस कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए हैं। क्या बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, तो 3 हमारे जो स्तर है वो कौन कौन से बताए हैं? पूर्व परंपरागत, ठीक है, दूसरा है हमारा परंपरागत और तीसरा है पश्च परंपरागत। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसकी 2 अवस्थाएं बताई है। पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और जो दूसरी आती है वो हमारी क्या होती है? एक दूसरे लेन देन वाली, यानी सापेक्ष यांत्रिक सापेक्ष वाली अवस्था होती है। तो वो इसमें हमसे पूछा गया है कि वो जो लड़की है वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है, तो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि आज तुम्हें अपना लंच बॉक्स मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था। यानी वो लेन देन वाला रख रही कि कल मैंने तुम्हें दिया था, आज तुम मुझे दो। ठीक है, तो ये वाली आती है जो लॉरेंस कोलबर्ग का फर्स्ट स्तर है, उसकी सेकंड अवस्था। वो कौन सी हो गई हमारी? ये देखिए आदान प्रदान वाली, जो 4 नंबर ऑप्शन है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें से उसने क्या किया? 3 स्तर बताए और 6 उसकी अवस्थाएं बताई है। इसमें सभी दी हुई है लगभग। कानून व्यवस्था के प्रति पश्च परंपरागत में दिया हुआ है। आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत में दिया, यानी जब बच्चा दंड से या आज्ञा मानकर करेगा नैतिकता का पालन, तो वो कौन से स्तर में आता है? पूर्व परंपरागत में आता है। अच्छा होने के लिए करता है, यानी वो ऐसा दिखाएगा कि मैं आज अच्छा बनूंगा तो पापा मुझे ये ला के देंगे, यानी अच्छा बनने के लिए कर रहा है वो। बल्कि अच्छा उसमें ऐसी कोई नैतिकता का गुण है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है। तो वो वाला कौन सा आता है? हमारा परंपरागत में आता है। ठीक है, और इसमें ये पूछा ही गया कि आदान प्रदान वाली, तो ये तो परंपरागत में, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा पहले का। दूसरा क्या है हमारे पास में? दूसरा क्वेश्चन है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। इसमें क्या पूछा है कि हमारा जो समाज है, ठीक है, उसमें हमने जो रूढ़िवादिताएं बना ली है। क्या बना ली है? कि लड़का है, ये लड़की है, लड़का ये काम करेगा, यानी उसके जो हमने एक क्षेत्र सीमित कर दिए हैं कि लड़की इस फील्ड में जाएगी, लड़का इसमें जाएगा, लड़का बड़ा होके ये करेगा, लड़की बड़ी होके ये करेगी। यानी जो हमने एक दायरा बना दिया उनके लिए, उनको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं कि जो हमारी सोच है कि ऐसा लड़का ये करेगा, लड़का वो करेगी। ठीक है, तो जो हमने सोच विकसित कर ली है उसको बारे में पूछा है कि उसे हम क्या कहेंगे। तो इसमें 4 नंबर हमारा आ जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है।
जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वो हमें बता रहा था कि जो हमने सोच बना ली हमारी लड़के और लड़की को लेके, यानी एक औरत और एक जो आदमी है उसको लेके जो एक सोच बना ली है कि औरतें घर का काम करेंगे, आदमी बाहर का देखेगा, उसे हमने जेंडर रूढ़िवादिताएं कहा था। पर ये वाले इस क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक जो आदमी है वो तो घर के काम कर रहा है, और जो औरत है वो बाहर जाके, यानी वो बाहर जाके काम कर रही है। ठीक है, जो जेंडर रूढ़िवाद है उसको खत्म करने के लिए ऐसा कदम उठाएंगे हम। तो इसमें यही हमसे पूछा गया है कि ऐसा कदम हम किस प्रकार के हिसाब से उसको देखेंगे। तो इसमें जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो यही है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 4 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो वाइगोस्की का नाम आते हैं आपको सबसे पहले क्या आ जाता है कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और उसने अपने जो सिद्धांत है उसमें किन किन शब्दों का यूज किया था? एक तो जेड, पी और डी, यानी जो उसके समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, कि बच्चा मतलब एक लेवल तक तो लगती है कि वो खुद कर लेगा, पर आगे उसमें बढ़ने के लिए उसको किसी उससे ज्यादा जानकार व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो उसके सहयोग से बच्चा आगे बढ़ेगा। उसे कहा हमने समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी और किसका यूज किया था? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, कुछ ही शब्दों का इसने मतलब वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में यूज किया था। ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। ठीक है, और निजी वार्ता का भी इसने अपने ध्यान दिया कि बच्चा जो अपने आप से वार्ता करता है वो उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इसमें देखिए 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं उसमें, तो ये इसका राइट होगा। पर इसमें पूछा क्या गया है इसमें, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहयोग दे रहे हैं वो हमसे पूछा, न कि उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें आएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा, जिसे हम कहेंगे स्केफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे? स्केफोल्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो जीन पियाजे का नाम देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था। और इस सिद्धांत में उसने क्या कहा था? तो जीन पियाजे ने अपने जो सिद्धांत है इसमें क्या क्या बताया है? जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया कि बच्चे का विकास इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो पहली अवस्था कौन सी बताई है उसने? संवेदिक गामक अवस्था, यानी बच्चा इस अवस्था में अपने जो सेंस है उन्हीं के हिसाब से विकास करता है, यानी इसको क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो पहली अवस्था होती है। और इसकी जो विशेषताएं है उनमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? जैसे बच्चा इस अवस्था में अनुकरण करता है, यानी अपने जो घर में है उनका अनुकरण करके सीखता है। जैसे बच्चे को पहले चलना नहीं आता, वो धीरे धीरे कोशिश करता है। बोलना नहीं आता, बोलने की कोशिश करता है। यानी जो 0 से 2 वाली स्टेज है वो पहली वाली अवस्था में आएगी। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक उसमें आ जाएगा। जो दूसरी अवस्था बताई है उसमें वो कौन सी बताई है जीन पियाजे ने? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? प्राक संक्रियात्मक, जो 2 से लेके 7 वर्ष तक चलती है, यानी 2 से लेके 7 ईयर्स तक जो बच्चे की अवस्था होती है उसको क्या कहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। और इस अवस्था की विशेषताएं क्या बताई है उसने? इसमें बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है, उसमें आत्म केंद्रीयता, यानी अपने आप को ध्यान में रखे वो हर काम करेगा, वो गुण आ जाता है। केंद्रीकरण का गुण आ जाता है। जीववाद, कि बच्चा हर चीज जो निर्जीव वस्तु है उनको भी सजीव मानने लग जाता है। और अपलटन का गुण, यानी वस्तुओं को अल्ट पलट नहीं सकता, सीधा सीधा तो क्या पता बता देगा कि 2 4 जा 8 होता है, पर उससे अगर पूछा जाए 4 2 जा क्या होगा, तो वो नहीं बता पाएगा कि 8 होगा। अपलटन का गुण होता है इस अवस्था में उसमें। और क्या होता है? संरक्षण का अभाव होता है, यानी वो जैसे सीधा प्लस माइनस तो क्या पता कर दे,
पर उससे अगर मल्टीप्लाई कराएं या उससे कोई उससे एरिया वगैरह निकल, वो नहीं कर पाएगा इस वाली अवस्था में। तीसरी अवस्था बताई उसने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी बताई, जिसकी आयु क्या बताई है, 7 से लेके कहां तक, कहां तक बताई है, 7 से लेके 11 वर्ष तक, यानी 7 से 11 तक की जो अवस्था है वो क्या बताई है जीन पियाजे ने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो ये वाली अवस्था है इसमें बच्चे में क्या आ जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है बच्चा, यानी तर्क देके सोचने लग जाएगा कि इसका कारण ये है, मैं इसको समझा सकता हूँ। उसमें संरक्षण का गुण आ जाता है जो पहली वाली अवस्था में नहीं था उसमें, ठीक है। और उसमें कर्मबद्धता आ जाती है, यानी वो हर चीज को छोटा बड़ा बता सकेगा कि ये चीज इससे छोटी है, ये चीज इससे बड़ी है, उसका कारण वो दे सकेगा, जो पहली वाली अवस्था में उसमें नहीं था, ठीक है। और उसमें क्या आ जाता है, दिशाओं का ज्ञान आ जाता है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और जो 4 नंबर की अवस्था बताई है वो लगा लो 12 से लेके आगे तक चलेगी, वो उसे क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो ये वाली अवस्था है इसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है, यानी जो बच्चे, जो वस्तुएं उसके सामने है उनके बारे में तो वो चिंतन करेगा, पर उनसे रिलेटेड जो उसके सामने नहीं है उनसे भी, उनके बारे में भी सोचने लग जाएगा, चिंतन करने लग जाएगा। अब सारी चिंतन पता ही है आपको, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो गया, समस्या समाधान भी कर पाएगा इस वाली अवस्था में। और जो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया निगनात्मक तर्क, वो आता है हमारी 4 नंबर की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यानी पहले दिया है, ब्लैंक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, यह किसने कहा था। तो जहां सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आ जाए तो वहां सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, वायोगोत्स्की, क्या आएगा, वायोगोत्स्की। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नियतार्थ निकालते हुए एक ग्रेड यानी कक्षा डी में 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। यानी पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें 4 अवस्थाएं और उनसे संबंधित जो विशेषताएं वो बताई थी कि ऐसे बच्चे का इस अवस्था में विकास होगा, ये वाले गुण उसमें विकसित हो जाएंगे। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, और वो कक्षाएं कहाँ कहाँ से लेके 6 से 8 तक का क्लास का शिक्षक है, तो उसको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, 6 से 8 वाला बच्चा कौन सी अवस्था में आएगा, कौन सी अवस्था है, तो उसकी आयु देखिए कहाँ तक चली जाएगी, तो लगभग मेरे ख्याल से तीसरी अवस्था के बाद वाली बात आ जाएगी इसमें, जो मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाएगा इस वाली अवस्था में बच्चा। उसमें समस्या समाधान का गुण आ जाएगा, आप सारी चिंतन करने लग जाएगा, अतार्किक और तार्किक चिंतन भी करना लग जाएगा इस वाली अवस्था में बच्चा। तो इसमें क्या आएगा, जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन देखिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तो ये वाली बात इसमें ठीक हो जाएगी, जो 2 नंबर ऑप्शन हमारा। बाकी क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, ये तो वैसे नेगेटिव हुआ, ये वाली बात तो वैसे ही कट जाए। 3 नंबर क्या है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री, तो ये वाली बात केवल की वजह से गलत हो गई। 4 नंबर क्या है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर नहीं, निर्धारित पाठ्यक्रम में नहीं उससे जुड़ी हुई हमें हर प्रकार की समस्या देनी चाहिए बच्चे से, तो 2 नंबर ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 2 नंबर राइट हो जाएगा। आगे क्या है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। तो क्वेश्चन देखते ही क्या लग रहा है, हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, ठीक है। के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसमें उसने कितनी बुद्धियों के बारे में बताया था, पहले इसने बताया कि व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धियां होती है, कि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, किसी में शारीरिक प्रकार की बुद्धि होती है, यानी किसी में शारीरिक दक्षता अधिक होती है, किसी में भाषाई बुद्धि होती है, किसी में तार्किक या गणितीय बुद्धि होती है, किसी में संगीतात्मक बुद्धि होती है, कोई प्राकृतिक बुद्धि हो सकती है किसी व्यक्ति के अंदर,
किसी बच्चे में दूसरे के मन को पढ़ने की ऐसी कोई बुद्धि हो सकती है जिसे क्या कहेंगे हम, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहेंगे। और किसी में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी अपने या अपने मन का या अपने अंतरात्मा का वो इतना विकास कर लेगा कि वो मतलब जो हम बोलते हैं लास्ट लेवल पर पहुंच जाएगा विकास के। किसी में इस प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा करके उसने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई हार्वर्ड गार्डनर ने। पर बाद में 1998 में उसने एक प्रकार बुद्धि का और जोड़ दिया यानी 8 कर दिया। उसने पहले 7 बताई फिर 8 कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि हार्वर्ड गार्डनर ने पहले बुद्धि के कितने प्रकार बताए तो पहले बताए थे 7 प्रकार। फिर 1998 में क्या कर दिया उसने, एक 8वां भाग भी उसमें जोड़ दिया। तो ये सन भी आपसे पूछा जाता। ठीक है, तो कौन से 1998, एक प्रकार और जोड़ दिया, 8 प्रकार की कर दी। पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति है उसमें क्या विशेषताएं होगी। तार्किक गणितीय, ये नाम से ही लग रहा है आपको कि गणित में तर्क द्वारा हर प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व करेगा वो। इसमें देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको ठीक लगेगा। ध्वनि ताल, ये वाली बात तो किसमें आ जाएगी, ध्वनि तो भाषा वाली संबंधी आ जाएगी ना, बोलने में समझने में। ठीक है, ये क्या है, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने, तो ये प्राकृतिक बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज के स्तर ताल सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने, तो ये संगीतात्मक बुद्धि आ जाएगी। 4 नंबर के है पैटर्न को खोजने, तर्क की तर्क आते तार्किक आ गया, तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 4 नंबर हमारा इसमें राइट होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों या प्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं। यानी जो उसने कुछ गुण सीख लिए वो उसका क्या बनाएगी, जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाएगी। और वो कौन कौन से गुण है, आदत, कौशल, यानी उसमें अच्छी आदतों का विकास हो गया, उसमें कोई कौशल का विकास हो गया। ठीक है, और अभिप्रेरणा आ गई यानी उसको काम करने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ऐसे गुण उसमें विकसित हो गए हैं। और उसने उसको समाज का एक जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बना दिया है। तो यह क्या कहलाएगा, यानी उस बच्चे का समाजीकरण हो गया है। वो समाज, पहले बच्चा परिवार में रहता है, ठीक है, तो वो परिवार के जो सदस्य हैं उनसे देख के सीखेगा जो भी वो करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा बाहर निकलने लगता है, अपने आस पड़ोस से, नेबरहुड से सीखता है, फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है। इसमें जो बच्चा सीख रहा है एक दूसरे से, यानी अपने आप अनुकरण करके सीख रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण ही तो कहते हैं कि बच्चा अपने समाज से सीख रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सामाजिकरण। 1 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्या, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो हमसे पूछा गया है। यानी मानव विकास में आपको पता ही है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ ना तो आनुवंशिकता से मानव का विकास अच्छा हो सकता है ना केवल पर्यावरण से, दोनों ही की भागीदारी जरूरी है। तो ये तो आपको पता ही है कि न तो केवल अनुवांशिकता वाला जिसमें मतलब अनुवांशिकता के गुण तो अच्छे हो पर पर्यावरण उसको मिल रहा है वो वाला ठीक नहीं हो, तो क्या उसका विकास अच्छा होगा, नहीं। तो ये दोनों ही मानव विकास के लिए जरूरी है। किसी बच्चे का अगर हम अच्छा विकास करना चाहते हैं तो उसमें ये दोनों एक गुण जरूरी है कि अनुवांशिकता यानी उससे जो अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से जो मिले वो बेस्ट हो, और उसको जो पर्यावरण जो माहौल जो हम समाज में जिस समाज में उसको रख रहे हैं वो भी अच्छा हो, तभी उस बच्चे का विकास अच्छा होगा। इसमें क्या आएगा कि सही पूछा गया हमसे। इसमें देखिए जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए दोनों आ गए, मतलब ये बात सही होगी। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न पर्यावरण, ये बात तो वैसे ही गलत होगी, दोनों प्रभावित करते हैं मानव विकास को, पर्यावरण और आनुवंशिकता। तो 3 का वैसे कटेगा, 2 क्या है, परिवेश से प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को नहीं, सिर्फ पर्यावरण प्रभावित नहीं करता, आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है, ये वैसे गलत हो गया। एक क्या, व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो इसमें 4 नंबर इसका राइट होगा 10 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर हमारे पास में 11 नंबर क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में पूछा गया है। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी एक जो प्रगतिशील कक्षा क्या होगी, यानी एक ऐसी कक्षा जिसमें हम बच्चे का विकास करने के लिए हर प्रकार का मौका उसको देंगे, यानी उसका विकास जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है उसमें उसका विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना हिसाब से उसमें उसको जोर देंगे कि नहीं तू ये पढ़, मैंने जो कहा है तू वो काम कर, ऐसा न करके जहां बच्चे की रुचि लग रही है, जिस क्षेत्र में बच्चे की जिज्ञासा लग रही है, उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के हर अवसर हम उसको उपलब्ध करवाएं, ऐसा माहौल बनाना, वो है हमारी प्रगतिशील कक्षा। यानी बच्चे को सेंटर में रखे हमारा काम करें, न कि शिक्षक या विद्यालय या उसके समाज को। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आएगा 11 नंबर का आएगा हमारा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना करना। तो आ गई चाइल्ड सेंटर्ड हो गई हमारी प्रगतिशील, तो ये वाली बात इसमें सही हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 12 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, ये हमसे पूछा गया है। तो सतत एवं समग्र नाम देखते क्या लगा हमारे CCE, यानी जो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है उसके बारे में ये वाला क्वेश्चन है कि ये कौन सा होता है। इसमें हम बच्चे का न केवल शैक्षिक मूल्यांकन करते हैं बल्कि शैक्षिक के साथ साथ बच्चे का हम जो उसके साथ जो विकास कर रहे हैं, चाहे वो खेलने में लगा लो, हर प्रकार के विकास का मूल्यांकन इस वाले मूल्यांकन में हम करते हैं, जो हमारा CCE है। उसमें शैक्षिक के साथ अशैक्षिक मूल्यांकन भी हम बच्चे का इसमें करते हैं। तो इसमें हमसे यही पूछा गया कि इसमें क्या शामिल है। इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, केवल संरचनात्मक मूल्यांकन शामिल है क्या इसमें, नहीं, केवल संरचनात्मक तो नहीं है, केवल संकलात्मक है, केवल वो भी नहीं है। इसमें हर प्रकार के पहलू का मूल्यांकन करते हैं CCE में, तो हम बच्चे का ना तो संरचनात्मक और ना, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया 3 नंबर। तो इसमें देखिए जो 4 नंबर ऑप्शन है वही राइट होगा, क्योंकि बाकी 3 तो हमने काट ही दिए। तो 12 नंबर का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन। तो 4 नंबर क्या है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों, यानी संरचनात्मक भी और संकलात्मक भी, दोनों प्रकार का मूल्यांकन करेंगे इसमें हम CCE में बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रमाणिक रूढ़िवादी आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको कि क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया, पता नहीं क्या आंसर आएगा इसका। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है पर आंसर इसका देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे समाज में हमने जो बना लिए हैं कि ये इस का है, इस कैटेगरी में है, ये इसमें है, और वो इसमें ये बोल रहा है कि उसकी जो कैटेगरी है उसको हम ये बता रहे हैं कि आपके जो कैटेगरी है उसमें आपके द्वारा या आपके जो अपने हैं या आपसे जो पहले थे उनके द्वारा जो शैक्षिक उपलब्धियां वो बहुत ही कम रही है। तो ये हमसे उसको क्या करना है कि उस जो कम रही है उसको दूर करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी जो विद्यार्थी है उसके मन में यह भावना न आए कि हमारी जो जिस स्तर से हम आ रहे हैं उसमें शैक्षिक उपलब्धियां तो वैसे ही कम रही है, यानी जो बच्चा है वो पढ़ने से पहले ही डर जाएगा कि हमारे स्तर में पढ़ाई तो है ही नहीं, यानी शिक्षा से वो पहले ही डर जाएगा। तो ऐसे बच्चा ना डरे उसके लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, यानी टीचर को ये जो बात है इसको नकार ही देना चाहिए कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जो चल रहा है वैसे उसको चलने दे। ये वाली बात तो वैसे ही गलत होगी। 2 नंबर क्या है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। प्रतियोगिता से बच्चा ठीक है, बच्चे का विकास तो होगा पर साथ साथ में उसमें ये भी लिखेगा कि ये वाला जो स्तर है ये अच्छा है पढ़ाई में, उसमें ऐसे हीन भावना आ जाएगी, तो ये बात वैसे गलत हो गई।
विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य पढ़ाई छुड़वा ही देंगे, तो ये बात तो वैसे ही गलत होगी, ये तो सीधा ही काट दीजिए। तो 4 नंबर ऑप्शन देखिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल, यानी वो जो सामाजिक वर्ग है, उसके जो विभिन्न स्तर है, उसमें हो सकता है कि हर स्तर से कुछ लोग ऐसे निकले हों, जिन्होंने अपने स्तर में बहुत ज़्यादा ऊँचाइयाँ हासिल की हो। उनके एग्ज़ाम्पल दें बच्चों को, जिससे उनको लगे कि नहीं हम भी कर सकते हैं, ऐसी भावना उनमें आ जाए। तो ये वाली बात इसमें राइट होगी, एक शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा कौन सी होगी? जिसमें हर प्रकार के बच्चे को शिक्षा दी जाती है, न केवल इंटेलिजेंट बच्चे को, बल्कि उसके साथ-साथ जो औसत है या उससे भी कम है, उनको भी शिक्षा उसी कक्षा में दी जाती है। उसको कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। इसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी जो समावेशी कक्षा चल रही है, उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। उसमें क्या करेगा शिक्षक? सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा, ठीक है? चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या वो एवरेज हो। सबको एक साथ पढ़ा रहा है, तो उसको उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ताकि हर बच्चे को जहाँ तक ज़रूरी है उतना समझ में आ जाए। और अगर उनको एक्स्ट्रा करवाना है तो वो भी सबको साथ लेके ही करवाना है। ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको अलग से बुला लिया और उसको पढ़ा दिया, नहीं सबको साथ लेके चलना है समावेशी कक्षा में, ठीक है? इसमें देखिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ये बात तो सही है कि हर जो बच्चा है उसके उसके अंदर जो एक लेवल तक विकास करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है उसके अंदर। इतनी क्षमताएं हैं कि वो विकास कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का विकास एक जैसा हो सकता है कोई बच्चा उसमें से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई बच्चा एवरेज हो। तो अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने की योग्यता है हर बच्चे के अंदर, ऐसा विश्वास टीचर को रखना पड़ेगा, तभी वो शिक्षा में अच्छे से शिक्षण करवा पाएगा। तो ये वाली बात इसमें राइट हो जाएगी, जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 50 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। यानी कक्षा में कोई विद्यार्थी पढ़ने के प्रति चिंता दिखाता है, कि सोचता है ये मैं कैसे पढ़ूंगा, ये तो बहुत मुश्किल है, यानी उसको पहले ही उससे डर लगने लग जाता है, वो सोचने लग जाता है, या उसको बोलते हैं ना स्ट्रेस होने लग जाता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा उसके मन में भावनाएं आने लग जाती है। दूसरा है, शब्दों या अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता वो, यानी जैसे किसी बच्चे को लगता है ना जैसे ये भी बी है, और जो डी लिखेंगे ऐसे, वो भी उसको लगता है बी है, यानी अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता है वो, ठीक है? ऐसी उसके अंदर कमी है। निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, यानी बोलने के प्रति भी उसकी जो क्षमता है वो भी कम है। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में भी कठिनाई, यानी टीचर ने उसको पढ़ा दिया उस टाइम तो हो सकता है उसको वो समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, पर कुछ टाइम में उसको लगता है कि मैं तो भूल गया वो पीछे वाला, मुझे कुछ याद ही नहीं है। यानी ऐसा एक स्टूडेंट के अंदर ऐसे जो कमी लगा लो, या उसमें जो गुण है, गुण तो नहीं कह सकते, ये कमी है उसके अंदर, ऐसे कमियां हैं, उस विद्यार्थी को इसमें क्या कहेंगे ये हमसे पूछा गया है। ये किसके सूचक है, ये हमें बताना है। तो पहला है ये सवलीन विद्यार्थी, सवलीन तो यानी वो इतना गहरी से पढ़ रहा है, यानी उसमें खो ही गया है वो, ऐसा तो विद्यार्थी नहीं है, वो तो पहले ही डर रहा है बेचारा पढ़ने से पहले, सृजनात्मक भी नहीं है, ठीक है? अधिगम असक्ता वाले विद्यार्थी के हैं, मानसिक क्षति यानी उसमें किसी प्रकार की मानसिक कमी है, ये तो नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। अधिगम असक्ता वाला विद्यार्थी है वो, इसमें जो ऐसी कमी है कि पढ़ने के प्रति चिंता है, अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता है, पढ़ी हुई चीज को याद नहीं रख पाता है, और अच्छे से बोल भी नहीं पाता है। ये सब उसमें जो कमी है वो किसको दर्शाएंगे? उसकी अधिगम असक्ता, यानी उसकी जो कमी है उसको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या किए हैं? हमने किया है आज की वीडियो में हमारे जो 2019 का सीटेट का पेपर है, पेपर नंबर 2 की है। 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमने किया पेपर नंबर 2, और उसमें से किए सीडीपी के 15 क्वेश्चन। जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, उनको हम करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।